गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं डे 5 पॉलिटी टेस्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो कल का टेस्ट है उसमें लास्ट के जो 5 to 6 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के थे। डेट्स वाई पार्ट डिलीट करना पड़ गया था हमें, तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं था। तो अगर कुछ भी इनकन्वीनियंस हुआ हो आपको तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टेस्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं। उसमें आपको जैसे बताया हुआ है फर्स्ट 1 to 100 आप मार्क कीजिए और बाद में आप अपने आंसर मैच करके और अपने नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, इन द बैकग्राउंड ऑफ द रिसेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैबिनेट कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है जो कैबिनेट कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल। सेकेंड है दीज कमेटीज कॉन्सिस्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मेंबर, तो ओनली। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑल द कैबिनेट कमेटी। तो आज हमने थोड़ा एडवांस सेक्शन पिक किया है कि 3 से 4 दिन तक कि जो बेसिक है स्टार्टिंग जो हमने पार्ट पढ़े हैं लक्ष्मीकांत के वो चल रहे थे, तो मूव कर गए टू द एडवांस सेक्शन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन रहता है। 1 and 2, 1 and 3, 1 and none of the above, and you have 5 seconds to answer this question. तो क्लियरली इसका आंसर सी हो जाता है, 1 ओनली, बिकॉज जो कैबिनेट कमेटी है वो इंस्टीट्यूट होती है अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल। और ये किस बैकग्राउंड में बता रहा था, जो रिसेंट कैबिनेट कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके कंटेक्स्ट में। और हमारा जो 1 and 3 ऑप्शन है वो इनकरेक्ट, 2 और 3 ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज आपको मैं अभी बोल दिया था ओनली कैबिनेट मेंबर्स लिखे में, कि इसमें ऐसा नहीं होता है। जो नॉन कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, यूजुअली कैबिनेट मेंबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ओनली। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द कैबिनेट, ये भी इनकरेक्ट है। ये मोस्टली तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है, लेकिन अदर कैबिनेट्स में ऑल्सो अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, अदर कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी एज अ चेयरमैन एक्ट कर सकते हैं। तो ये कैबिनेट कमेटीज आपको चैप्टर ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ा दिया गया है। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, फर्स्ट है जो सेंट्रल सेक्रेटरीट कॉम्प्राइजेज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द पोर्टफोलियो सिस्टम। थर्ड है कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरियर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। एंड यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियरली इसमें ऑप्शन ए हो जाता है कि 1 and 2 ओनली, ये भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। और जो थर्ड ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रांजेक्शन ऑफ रूल जो 1961 का दिया हुआ है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 जो फैसिलिटेट करता है स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्लियरली जो ऑप्शन है हमारा 1 and 2 करेक्ट हो जाता है। और जो सेकंड है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 77 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो रूल बना सकते हैं फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे बिजनेस को एलोकेट भी कर सकते हैं वो अमंग द मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट मूव करते हैं कि थर्ड इज द कैग इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है, फर्स्ट ये अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड और सील। Second, he is removed on the ground of misbehavior or incapacity as mentioned in the constitution. Third, all the report of the CAG need to be examined by the public account committee. ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इसमें, यू हैव 5 सेकेंड। और आपको पहले भी बताया था जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है तो आप उस वहाँ पे केयरफुल जरूर रहिएगा। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी हो जाता है 1 and 2 ओनली। और जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट, जैसे ही कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई तो आपको एकदम अलर्ट होना है। सेकंड थिंग, हम जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं और कैग में भी कि जो क्या है कि वो 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है हमारे प्रेसिडेंट को। फर्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंस अकाउंट पे, और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और ये प्रेसिडेंट साहब इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ऑन अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट वो एग्जामिन की जाती हैं पब्लिक अकाउंट कमेटीज द्वारा। वो सभी कमेटी जो सभी रिपोर्ट्स हैं वो नहीं, दैट्स वाई ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाता है। सो हमारा ऑप्शन इज सी।
मूव करते हैं टू द फोर्थ क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू DICGC कि ये सब्सिडरी है जो एस्टेब्लिश की थ्रू एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कि डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन। थर्ड है कि डिपॉजिट्स इंश्योरेंस बाय DICGC कवर ऑल द कमर्शियल बैंक, लोकल एरिया बैंक, रूरल रीजनल बैंक, NBFCs एंड म्यूचुअल फंड। यू हैव 5 सेकेंड। तो डायरेक्टली आपको इसका ऑप्शन बता दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है बी। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होती है, फर्स्ट थिंग ये एस्टेब्लिश हुई थी 1978 के अंदर एज अ सब्सिडरी ऑफ RBI। डिप्टी जो गवर्नर होते हैं RBI के, वो उसके चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई थी बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो कौन सा एक्ट था? वो था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 का। और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है बाय DICGC, वो कवर करते हैं सभी कमर्शियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो ब्रांचेज होती हैं फॉरेन बैंक्स की वो भी, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है NBFCs एंड म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसके अंदर नहीं आते। दैट्स वाई इसका ऑप्शन बी है। तो ये आपको प्लस पॉइंट मिल गया है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन which led to addition or changes in which of the following section of Indian Constitution। तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड है फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड है पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है इन चारों में से। इज वेरी इजी क्वेश्चन कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और प्रोटेक्शन विच लेड टू द एडिशन और चेंज इन कि किस सेक्शंस में। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बताइए। तो क्लियरली इसका ऑप्शन डी हो जाता है 1, 3 एंड 4। TPSP में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एक्ट था कि उसने ये आर्टिकल ऐड किया था। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, तो जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी थी और प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस कंटेक्स्ट में 3 चेंजेस लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फर्स्ट पेज पे ही हमने लक्ष्मीकांत में डिस्कस किए थे इस चैप्टर के। फर्स्ट, इट मेड द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में आता है। सेकंड, कि इसने इंक्लूड किया था न्यू TPSP जिसे बोलते हैं प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो था 43 का B। और जो थर्ड था कि इसने एक नया पार्ट ऐड किया था 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे एंटाइटल किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो आर्टिकल इंक्लूड थे वहाँ पे हमने पढ़े थे आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक थे। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सिक्स इज कि विद रेफरेंस टू द UPSC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि फर्स्ट है कि जो चेयरमैन और मेंबर है ऑफ द कमीशन वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर 6 ईयर अंटिल दे अचीव द एज ऑफ 65 ईयर। तो इनमें कौन सा सही ऑप्शन है आपको देखना है। सेकंड दिया गया कि बोथ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। थर्ड है कि बोथ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन एलिजिबल नहीं होते फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यू हैव 4 ऑप्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर है जो ऑलरेडी सबसे पहले आपको पढ़ाए गए थे। तो बताइए। तो क्लियरली इसका ऑप्शन बी हो जाता है कि 1 and 2 ओनली। और जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज जो चेयरमैन होते हैं UPSC के कि उन जब वो ऑफिस होल्ड नहीं करते कि अपना ऑफिस सीजिंग टू होल्ड हिज ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो मेंबर होते हैं UPSC के जब वो अपना ऑफिस छोड़ते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं अपनी, आपको डिस्कस किया था कि हायर ऊपर जा सकते हैं और किसी दूसरी जो UPSC है उसमें चाहिए, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनमें वो जा सकते हैं। तो जो मेंबर होते हैं UPSC के वो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट होने के लिए एज अ चेयरमैन ऑफ UPSC। और SPSC उसके भी चेयरमैन बन सकते हैं कि अपनी पोजीशन से हायर, लेकिन फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं होते वो। डेट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। डेट्स वाई ऑप्शन 3 ये इनकरेक्ट हो जाता है हमारा। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली हमने जो पढ़ा है कि वहीं से कि थोड़ा सा रिवर्स करके, अगर आपको ये कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं तो आप देख के चलिए कि ये ओनली लैक ऑफ रिवीजन है। कैसा लगता है कि पढ़ा तो हुआ है लेकिन माइंड में नहीं आ रहा है।
सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ. फर्स्ट, ये एंजॉय करता है स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल. सेकेंड, जो पीएमओ इज एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हु इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री. यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड. तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए करेक्ट होता है, 1 ओनली, बिकॉज जो पीएमओ है द स्टाफ एजेंसी जो मीट होती है फॉर प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल असिस्टेंस और क्रूशियल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर साहब को, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाउएवर ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. और जो पीएमओ एंजॉय करती हैं स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 का, और इट हैज़ नो अटैच और सबोर्डिनेट ऑफिस अंडर इट. और जो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज जो पीएमओ है इज हेडेड पॉलिटिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिवली बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी. और जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होते इज नॉट द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री. तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 8th क्वेश्चन कि जो भारतीय पोषण कृषि कोष है वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली. इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आप मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी 1-2 क्वेश्चन बीच में करंट के आ रहे हैं तो आपको बताते चल रहा है. तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ. तो 8 का ऑप्शन है इसका कि डी, तीनों ही ये करेक्ट है. तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि भारतीय पोषण कृषि कोष विच इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स अक्रॉस 128 जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं फॉर बेटर न्यूट्रिशन आउटकम्स. तो इसके जो 3 हमने एम्स हमने स्कीम वाले सीरीज स्टार्ट की थी. तो फर्स्ट है कि जो कोष का एम है कि रिड्यूस करना माइल्ड न्यूट्रिशन थ्रू अ मल्टी सेक्टोरल रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर among women and children across the country. Second, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है हैज़ कोलैबोरेटेड विद द बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट. और जो भारतीय महिला कृषि कोष है उसका मेन उद्देश्य है कि प्रमोट करना हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस और टैकल करना अंडर न्यूट्रिशन इन अ सस्टेनेबल मैनर, कि स्टार्ट ही नहीं करना, उसको सस्टेन भी करना. जो इनिशिएटिव है विल बी बिल्ड ऑन एन एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर और कल्चरल प्रैक्टिस जो प्रमोट करती है और री इन्फोर्स करती है हेल्दी डाइटरी बिहेवियर बोथ इंडिविजुअल लेवल पे और कमर्शियल लेवल पे. तो आपको पूरा ही इसका बैकग्राउंड ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है. नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के कैन बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट. सेकेंड, जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं वो अटैच होते हैं टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. थर्ड है कि बोथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स कैन नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स इन एनी केस. तो ऑलरेडी ये आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लास्ट चैप्टर था जहाँ पे हमने इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, तो उसके बाद आपको बता दिया गया था. तो आपके पास 4 ऑप्शन है. तो क्लियरली इसका आंसर ए हो जाता है, 1 and 2 ओनली. और जो हमारा स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है बिकॉज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो मेंबर नहीं होते कैबिनेट के एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग अनलेस उन्हें स्पेशल इन्वाइट किया जाए व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आर कंसिडर बाय द कैबिनेट. और जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, वो अटेंड भी नहीं करते कैबिनेट की मीटिंग में इन एनी केस. दैट वे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 10th कि कंसिडर फॉलोइंग वीटो पावर. तो विच ऑफ द वीटो पावर्स आर इंजॉयड बाय हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ऑलरेडी टेस्ट में भी हम कर चुके हैं, वेरी इजी क्वेश्चन. फिर भी आपके पास टाइम है, देखते हैं आप दोबारा गलती तो नहीं करते. तो क्लियरली इसका ऑप्शन बी हो जाता है बिकॉज आपको वहाँ भी ट्रिक्स याद कराया था कि क्वालिटी वीटो इंडिया में नहीं होता और ये यूएस में चलता है. और हमने आपको ऐसे भी कहा था कि जो क्वालिटी है हमारे इंडियन की थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द यूएस. केवल ये याद करने के लिए कहा था, ऐसा वैसे रियलिटी में कुछ नहीं है. और इंडिया इज़ द बेस्ट. तो जो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है 11th कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटेड टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो फर्स्ट है टाइटल राइट्स, यूज राइट, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट. नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स. तो आपके पास 4 ऑप्शन है. क्लियरली इसका ऑप्शन डी हो जाता है. और जो शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं रिकॉग्निशन टू द एक्ट
2006 का, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ये की पीस ऑफ कानून है, फॉरेस्ट का कानून, जो पास हुआ था इंडिया के अंदर 2006 के अंदर, और इट हैज़ बीन कॉल्ड द फॉरेस्ट राइट एक्ट। एंड जो लोग कंसर्न है द राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू द लैंड अदर रिसोर्सेज, और ये डिनाइड है टू दैम ओवर डिकेज एज रिजल्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट इन इंडिया। और इसमें तीनों ही अवेलेबल है, टाइटल राइट्स भी, दैट इज इसका मीन्स है ओनरशिप, कि दूसरा है यूज राइट, थर्ड है कि रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, और फॉरेस्ट राइट रिलीफ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसमें एक और एडिशन कर लीजिए कि ग्राम सभा होती है, वो अथॉरिटी होती है जो इनिशिएट करती है प्रोसेस को डिटरमाइन करना नेचर और एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स का, जिन्हें एफआर और कम्युनिटी राइट्स भी बोल देते हैं, CFR, और बोथ डेट में गिवन FDST और OTFD। तो ये सेपरेट से हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर एड्रिस एबला। तो ये डिसीजेज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके अटेम्प्ट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी आप अटेम्प्ट कीजिए इसको, 5 सेकेंड। तो इसका क्लियरली डी ऑप्शन हो जाता है कि ऑल ये करेक्टली मैच है। तो आपको पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी डिजीज़ सामने मेंशन की गई है, और डिजीज़ की अलग से एक सीरीज प्लेलिस्ट हम रेडी कर रहे हैं, सो उसे अपलोड कर देंगे, क्योंकि क्लियरली एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व किया है कि डिसीज से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, दैट्स वाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है 13 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये पढ़ चुके हैं हम। तो फर्स्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेकेंड कि कमेटी कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, थर्ड है कि कंसोलिडेट करती है प्लान प्रिपेयर बाय बोथ द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, फोर्थ है जो चेयरमैन होते हैं कमेटी के इनवेरेबली इज डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी कि 3 एंड 4 ओनली। जो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, DPC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो हमारा पढ़ चुके थे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हमने म्यूनसिपैलिटी का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे डिस्कस भी किया था, और ये आता है आर्टिकल 243Z(D) के अंदर। और जो स्टेटमेंट 2 वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो DPC है जनरली इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकल बॉडीज़ के विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स बोथ रूरल और अर्बन, एज वेल एज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। बिकॉज में अब ओनली लिख दिया इन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, और जो नंबर ऑफ मेंबर वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और रेशियो ऑफ द मेंबर फ्रॉम द पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ का किसके बेसिस पर होता है, वो रेशियो जो पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का उसमें डिवाइड होता है, कि रूरल और अर्बन एरिया की जो भी पॉपुलेशन है उस रेशियो में डिवाइड होता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है बिल्कुल। और फोर्थ है जो वो चेयरमैन, वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है पावर टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटीज, देयरफॉर जो चेयरमैन है इज नॉट नेसेसरी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि नेसेसरी नहीं है कोई इलेक्टेड मेंबर हो। मूव करते हैं तो 14 क्वेश्चन कि इसमें कौन सी लैंग्वेज, ये बार बार रिपीटेटिव हर टेस्ट में दिखाई पड़ी जाता है, करंट अफेयर में भी पार्ट था कि एक नई लैंग्वेज जो टुल्लू हम वहाँ पे पढ़ा था द्रविडियन लैंग्वेज, उसके ऊपर इशू था। तो देखते हैं कि जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफाई करता है 22 लैंग्वेजेस को। इस कंटेक्स्ट में आउटसाइड कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज नेपाली, सिंधी, भोजपुरी, संथाली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अदर लैंग्वेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एड ऑन आपको एक और चीज़ बता दें कि इंग्लिश इसमें नहीं है, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर है। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए कि जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, दैट इज 3 ओनली, कि भोजपुरी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि 8th शेड्यूल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफाई करता है 22 लैंग्वेजेस को। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, एंड दीज आर, ये लैंग्वेजेस कौन सी हैं एक बार आप सुन लीजिए। फर्स्ट इज आसामीज, फिर बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और जो सिंधी है
वो एडिड हुई थी बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से, और जो 3 लैंग्वेज है वो 71 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। ये हमने पढ़ी थी सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में जो टेबल थी। तो 71 से 3 लैंग्वेज कौन थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये ऐड की गई थी। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से भी ऐड हुई थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, बिकॉज ओरिजिनली 14 थी, जो 22 हुई है ये इनसे ऐड हुई है। हैंस जो भोजपुरी है वो इंक्लूड नहीं है ए शेड्यूल के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे 21 से सिंधी, और जो 71 है उसने 3 लैंग्वेज ऐड की है। देन 92 जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट प्रोवाइडेड टू द सिविल सर्वेंट। इनमें से कौन सा राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता सिविल सर्वेंट को इन इंडिया के अंदर। फर्स्ट की राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी स्ट्राइक, राइट टू एड एनी पॉलिटिकल मूवमेंट, राइट टू इंडल्ज इन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वहाँ से आपको पूरा ही क्लियर हो चुका होगा ये। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है बी, कि देख सकते हैं राइट टू वोट। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस देखे हैं कि इतने हमारे सिविल सर्वेंट वोट डालने जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो जो इसमें राइट नहीं प्रोवाइड किया जाता 2, 3 एंड 4, ये राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। और भी राइट्स हैं जो आपको बता दिए जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल्स जो सिविल सर्वेंट है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं इंडल्ज हो सकते, वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, एंड शुड नॉट कैनवास इन फेवर ऑफ एनी कैंडिडेट, एंड शुड नॉट कंटेस्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, शुड नॉट एड एनी पॉलिटिकल मूवमेंट। थर्स जो राइट टू वोट है वो परमिशिबल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 16 क्वेश्चन कि विच रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। थर्ड है ट्रिब्यूनल आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर बट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये हमने वहाँ पे ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर भी चुके थे। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। क्लियरली तीनों ही ये करेक्ट है। थर्ड वाला आपको पूरा ही क्लियर है बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रिब्यूनल में। और जो आर्टिकल 301 का क्लोज 2 है कि नो सच पर्सन एज अफोरसेड शुड बी डिसमिस और रिमूवल और इंगल्ज इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी। तो वो पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है आपको बताया गया था कि इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करने, तो उसमें ये इंक्लूड किया गया है। और जो फर्स्ट है वो भी करेक्ट है कि जो नेचुरल जस्टिस है इज नो वेयर यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूशन है पास्ट अ गोल्डन थ्रेड ऑफ नेचुरल जस्टिस। और रिफ्लेक्ट करता है इसका ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट करता है केवल, ये मेंशन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगा सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन में। और जो नेचुरल जस्टिस है वो मेनली फोकस 2 चीज़ों पे करता है। फर्स्ट इज वन कैन नॉट बी मेड अ जज इन इट्स ओन कोर्स और रूल अगेंस्ट बायस। और सेकंड क्या है कि अ जज शुड ऑलवेज लिसन टू द अदर पार्टी और अ फेयर हियरिंग मस्ट शुड बी डन बिफोर एनी ऑर्डर। तो ये पूरा ही क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, और आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ भी रही होगी बिकॉज ये थोड़ा हाई लेवल हमने जैसे हम पीछे रेपिटेटिव चल रहे थे, और अभी कोशिश ये करेंगे कि आपको एक पुश मिले जो भी क्वेश्चन आ रहा हो कि आपका माइंड एक बार थिंकिंग में ऑब्जर्व करे कि ताकि आपको एक रियल एग्जाम की फीलिंग आ सके। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, लॉ कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। सेकंड है इट इज हेडेड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वाज एस्टेब्लिश बाय लॉर्ड मैकाले बिफोर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। तो आपको ये जब भी ये पूछते हैं इंडिया अगेंस्ट इंडिपेंडेंस तो आपको एक्ट याद करने की कहाँ पर हमने डिस्कस किए थे उसका डेट, और आपको फिर देखना कि ये पहले हुआ था या बाद में। तो वो आपके पास 5 सेकंड है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए हो जाता है 1 ओनली, कि जो लॉ कमीशन है नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनाई जाती है फॉर द टाइम टू टाइम फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि हेड की जा रही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है बिकॉज जो कंपोजिशन है काउंसिल की वो फिक्स ही नहीं है, ये वेरी कर जाती है फ्रॉम वन कमीशन टू अनदर। जनरली इसमें चेयरमैन होते हैं एंड सम फुल टाइम मेंबर, एक मेंबर सेक्रेटरी होती है और सम पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, डिपेंड करते हैं
नेचर ऑफ टॉपिक पे जो इसको रेफर किया गया है फॉर इट्स कंसिडरेशन। और जो चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर होते हैं वो अदर सर्विंग और रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, या कोई लीगल एक्सपर्ट होता है। बिकॉज आपको अटॉर्नी जनरल चैप्टर में भी डिस्कस किया गया था कि ये जो हमारे कैबिनेट होते हैं उसका मेंबर नहीं होता और वहाँ के लॉ मेकिंग के लिए लॉ अलग पर्सन है, तो इसे कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो इंडियाज़ फर्स्ट लॉ कमीशन है वो एस्टेब्लिश हुई थी, ये हम विजन में भी डिस्कस कर चुके हैं 1834 के अंदर 1834 में बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकाले। और जो लॉर्ड मकाले हैड नॉट एस्टेब्लिश इट, तो इनके अंडर में हुई थी लेकिन इनके द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई थी। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि ये एस्टेब्लिश इनके द्वारा नहीं की गई थी, इनके अंडर में हुई थी। ये एस्टेब्लिश हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। तो ये इसलिए आपको कहा था मैंने कि जब भी आए तो आप एक्ट ध्यान रखेंगे और वहाँ की कीवर्ड्स भी ध्यान रखेंगे, तो वरना तो आप ये थर्ड बिल्कुल करेक्ट ही लगा देते। दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। 18 जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेटरी बॉडी है। CIC कॉन्स्टिट्यूशनल, NHRC क्वाजी जुडिशियल। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप ऑलरेडी आपको ये सभी बॉडीज पढ़ा दी गई हैं एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्टली जो हो जाता है दैट इज बाहर कर दिया होगा आपने, तो इसका ऑप्शन हो जाता है A 3 ओनली। जो CBI है वो सेटअप की गई थी 1963 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो जो एस्टेब्लिशमेंट CBI का वो वॉज रिकमेंडेड बाय संथम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और जो CBI है स्टेटरी बॉडी नहीं है, बिकॉज आपको स्टेटरी इज बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जब बनती है, लेकिन जो CBI वो ड्रॉ अपनी पावर जो करती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही करती है। तो ये स्टेटरी बॉडी नहीं है, ऑलरेडी हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और जो CIC है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी गेजेट नोटिफिकेशन से अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हैंस ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और ये चैप्टर में भी हमने 10 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के चैप्टर पढ़े हैं, तो उनमें नेम मेंशन नहीं है, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज थर्ड कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक स्टेटरी बॉडी है, ह्यूमन राइट कमीशन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1993 के अंदर अंडर लेजिस्लेचर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जिसे हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी। और ये मैंडेट कर दिया NHRC को कि वो वर्क करे फॉर द प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच कंप्लेंट जहाँ भी एक्शन की रिक्वायरमेंट हो। तो जो ये सिविल कोड की तरफ भी ऐड करती है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हैविंग द इसके पास पावर होती है टू एक्ट एज अ सिविल कोड टू कॉल फॉर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट समन एनी पब्लिक अथॉरिटी। दैट्स वाई ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है कि क्वाजी का मतलब हमने पढ़ा था कि कम जुडिशियल, कि पूरी तरीके से जुडिशियरी नहीं है। दैट्स वाई ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काइटोसैट सैटेलाइट। तो ये ऑप्शन आपके पास है सामने, आप इसको अटेम्प्ट एक बार करके देखिए, बिकॉज ये थोड़ा हमारा साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर का पोर्शन है वहाँ से पिक किया गया है। तो क्लियरली आपको बता दिए गए हैं इसमें, बिकॉज ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है। तो जो 19 का आंसर है इसमें D हो जाता है कि D इज ऑप्शन, कि तीनों ही ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी दे देते हैं। जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन, कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने लॉन्च किया था कैट्रोसैट 3 एंड 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये तीनों जो ऑर्बिट्स हैं टाइप के आपको पता होने चाहिए, इनके रेंजेस पता होने चाहिए। तो इसमें है ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा वहाँ से। और सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जो कैट्रोसैट सीरीज है इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम एंड दे आर यूज फॉर अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट डिफेंस सर्विस एंड मॉनिटरिंग। जो थर्ड वो भी करेक्ट है, बिकॉज जो इमेजरीज होती हैं फ्रॉम द कैट्रो सीरीज सैटेलाइट वो यूजफुल है फॉर कैट्रोग्राफिक एप्लीकेशंस, अर्बन एंड लोकल जो अर्बन और रूरल एप्लीकेशंस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, कोस्टल लैंड यूज एंड रेगुलेशन। एंड इट ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशंस इन यूटिलिटी मैनेजमेंट सच एज मॉनिटरिंग रोड नेटवर्क, जो भी वाटर ग्रिड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रिएशन ऑफ लैंड यूज मैप्स एंड अमंग अदर्स। दैट्स वाई चारों ही ऑप्शन ये तीनों करेक्ट हो चुके हैं। और आपको एक एक्सप्लेनेशन भी इसका मिल गया। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर अ रेगुलेटरी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये करंट अफेयर
से भी है और जिसका लिंक है बिल्कुल हमारी पॉलिटी सीरीज से। नेक्स्ट है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड है नीति आयोग, एंड फोर्थ इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वेरी इजी क्वेश्चन, तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी हो जाता है, बिकॉज जो नीति आयोग है वो हमारी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। CIC और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये आपके करंट का भी साथ साथ ही चल रहा था, तो ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं 21 कि विद रेफरेंस टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि इज द चीफ एडवाइजर टू द मिनिस्टर बाय बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। सेकेंड, ये रिप्रेजेंट करता है ही इज द मिनिस्ट्री बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड है कि जो फाइनल डिसीजन होता है इन हिज सिलेक्शन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। तो जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन बोले गए। फर्स्ट ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज एड ऑन करेगा, बिकॉज इसका बिल्कुल ही एक्सप्लिसिटली किसी चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया। सेकंड, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। और इसमें एक्सप्लेनेशन की अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज ये इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है, तीनों ही ये करेक्ट है। तो ये यहीं से आपको डाटा उठ जाता है कि ये चीफ एडवाइजर है टू द मिनिस्टर बाय बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मिनिस्ट्री के, और ये प्रेजेंट करते हैं हिज मिनिस्ट्री बिफोर पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। और जो फाइनल डिसीजन होता है इन हिज सिलेक्शन वो लिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट द्वारा। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 कि जो अकाउंट्स होते हैं ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो बताइए। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होता है डी, कि जो आर्टिकल 150 हमने पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, जो अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट के होते हैं शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म जो प्रेसिडेंट साहब बताते हैं, किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ कैग दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो डेट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो 23rd देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। सेकेंड, इट इज exclusively founded by United Nations. थर्ड, म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेंबर ऑफ द कोड। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पॉलिटी का पार्ट ज़्यादा नहीं है, तो करंट रिलेटेड है, तो आपको क्लियरली इसका आंसर बता दिया कि 1A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, जो ICC है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंटरनेशननल ट्रिब्यूनल जो लोकेटेड कहाँ पे है, नीदरलैंड के अंदर। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। और जो इसका जो जुडिक्शन होता है इज टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जिनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जो क्राइम ऑफ एग्रेशन और वार क्राइम्स होते हैं। और उसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, कौन कौन सी, कि इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश। और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज ICC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये जो फंड है प्राइमरली इसकी जो मेंबर स्टेट है वही करते हैं। थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बिकॉज द होम कोर्ट है, बिकॉज जो नीदरलैंड है वहीं पे ये सिचुएटेड है, होम नीदरलैंड के अंदर। जो होम कोर्ट है मेंशन दैट इट हैज़ अ जुडिक्शन ओवर क्राइम्स पार्शियली कमिटेड इन बांग्लादेश विच इज़ अ मेंबर स्टेट एंड ऑफ इसकी कोर्ट की। जो म्यांमार है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल कोर्ट। इट हैज़ टू बी एक्यूज ऑफ कमिटिंग वाइड स्प्रेड एब्यूज इन अ कैंपेन अगेंस्ट द रोहिंग्या। तो ये करंट का पार्ट आपको एक एड ऑन नॉलेज में मिल जाता है पूरे ही ओवरऑल टेस्ट में। 4 to 5 क्वेश्चन अब आगे करंट में रहेंगे ही रहेंगे। 24 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विस। तो ये 312 भी हमने इसका आर्टिकल डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट है कि जो मेंबर होते हैं सिविल सर्विसेज ऑफ अ सेंटर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फोर्थ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट प्रोवाइड एनी सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट अगेंस्ट एनी आर्बिट्रेरी डिसमिसल फ्रॉम देयर पोस्ट। 24 आपके पास 5 सेकेंड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली, कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो मेंबर होता है सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट साहब। और ये आर्टिकल हमने कहाँ पे डिस्कस है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 310 कि जो मेंबर होते हैं डिफेंस सर्विसेज के, द सिविल सर्विस ऑफ द सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, और द पर्सन जो होल्ड करते हैं मिलिट्री पोस्ट और जो सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली जो मेंबर होते हैं सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट
और जो भी पर्सन होल्ड करते हैं सिविल पोस्ट को किसी भी स्टेट के अंदर में, वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर के रहते हैं उस स्टेट के। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया ये इनकरेक्ट है कि इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता कोई भी सेफ गार्ड सिविल सर्वेंट को अगेंस्ट एनी आर्बिट्रेरी डिसमिस फ्रॉम देयर पोस्ट। ऐसा नहीं है। जो सिविल सर्वेंट है कैन नॉट डिसमिस और रिमूव और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट एक इंक्वायरी के बाद विच ही हैज़ टू बी इन्फॉर्म ऑफ चार्ज अगेंस्ट हिम। उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है उस चार्ज के अगेंस्ट में, वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है वो बीइंग हियर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दो चार्जेस, थस दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 25th। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड जो पार्लियामेंट है उन्होंने इनेक्ट किया है एक कानून फॉर द यूजेस ऑफ हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है, यू हैव 5 सेकेंड। तो फर्स्ट इसका आंसर है वन ओनली कि हिंदी जो रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बट द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स जो यूज होंगे फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन हैज़ टू बी इंटरनेशनल फॉर्म में होनी चाहिए ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड नॉट द देवनागरिक फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। और जो सेकंड इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज जो पार्लियामेंट है हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजन हिंदी का यूज़ करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पे इंग्लिश में ही अपील आपको देनी पड़ती है। द सुप्रीम कोर्ट हियर ओनली दोज पिटीशन और अपील्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज 26 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है 3 मेंबर बॉडी है सिंस इट इंसेप्शन। वेरी इजी पॉइंट। थर्ड कि जो ऑल इंडिया ऑल द मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के सभी इक्वल पावर होती है और इक्वल सैलरी लेते हैं वो। थर्ड जो मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन के होल्ड करते हैं ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी इजी। इसका ऑप्शन आपको बता देना चाहिए। तो ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें करेक्ट बताना है, ये नहीं इसमें बताना है इनकरेक्ट। डेट्स वाई आपको बोला जाता है कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे भी और फाइनल डे में भी। वो 25 करके आप इनको कर सकते हैं जिनको स्टार्टिंग में अभी प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड आप इसमें राउंड्स में करेंगे कि फर्स्ट राउंड में आप मार्क करेंगे जो फर्स्ट से लेके आपको क्लियरली होते जा रहे हैं एंड देन आप सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो क्लियरली जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है केवल। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी कि दोनों ही ये गलत है। कि आपको क्लियरली बताया था कि हमने पढ़ाते हुए कि 1313 का चलता है कि ये इन सिंगल मेंबर बॉडी भी रह चुकी है और 3 मेंबर स्टार्टिंग से नहीं रही है। और थर्ड भी ये गलत है बिकॉज हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफिस को दी गई है। ये रिमूव किए जाते हैं सेम प्रोसेस में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होते हैं एज पर द जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968। नेक्स्ट 27 विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी और इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर द एम्बिगेट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फर्स्ट है कि जो गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये करंट का पार्ट भी हो गया। थर्ड है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। थर्ड एंड फोर्थ इज आरबीआई। तो अभी जो जजमेंट आया था जो हमने मैगजीन की डिस्कस भी की थी दिसंबर से पहले की मैगजीन, तो उसमें था ये। तो देखिए आप, तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है सी 1, 2 एंड 4। ये जो रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है क्वेश एंड ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विच हैड हेल्ड एट जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। और इसी जजमेंट से जो ईवीएम है उसे आरटीआई के एक्ट से बाहर रखा गया। अदर बॉडीज इसके अंदर में आती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो आपको इससे पॉइंट मिल गया। ईवीएम जो आरटीआई की इंफॉर्मेशन है उसमें नहीं आती। 28 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट ये इंसर्ट किया गया था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इन द 10th शेड्यूल। सेकंड जो डिसीजन होता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसफेक्शन वो प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस द्वारा रिफर किया जाता है और जो अप्लाइज होता है टू द बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 है, ऊपर 3 पॉइंट दिए गए हैं। यू हैव 5 सेकेंड। इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको कई बार। तो क्लियरली ऑप्शन डी है इसका। तीनों ही पॉइंट करेक्ट है कि दोनों को ही अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट में सबको कन्फ्यूजन रहता है पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू 29। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए 28 में, बिकॉज ये ऑलरेडी हम एंटी डिफेक्शन चैप्टर और ट्रिब्यूनल साथ साथ हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इज 29 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड फॉर अ वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कि जो स्टेट है
टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि कौन से सेफ गार्ड वुमेंस के लिए दिए गए हमारे संविधान के अंदर, तो आपको पूरे ही रिकॉल करने हैं, DPSP, फंडामेंटल राइट और जो ड्यूटीज़। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुमेन का बिटवीन 7 PM एंड 8 AM इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। थर्ड है प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट इन एट ऑल वर्क प्लेस। तो करेक्ट आपको बताना है और आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसमें देख के कॉमन सेंस से इसको बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है, ऐसे नहीं कि नहीं दिया है। तो 29 का ऑप्शन क्लियरली 1 ओनली हो जाता है कि जो राइट्स अवेलेबल हैं वुमेन को वो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और दूसरा लीगल राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कौन से होते, जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न के थ्रू दिए गए हों, और लीगल राइट्स होते हैं ऑन द अदर हैंड दोज आर प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस लॉज ऑफ द पार्लियामेंट और या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, आप ध्यान से सुन लिए, ये जो प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन्स को, ये वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो वुमेन को दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लोज, तो आपको आर्टिकल में बोल दिया जा रहा हूँ। सेकेंड है 15 का क्लोज 3 एंड नेक्स्ट इज 16 क्लोज 2, जिसमें किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट किसी भी ऑफिस में ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। नेक्स्ट है 23 का क्लोज 1 कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेवल प्रोहिबिट है। नेक्स्ट है हमारा DPSP, इसलिए आपको बोला था आप रिकॉल कीजिए DPSP फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़। तो DPSP है 39A 39D की इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। तो एंड 39E की ये स्टेट है रिक्वायर्ड है कि इंश्योर कर सकते हैं कि जो हेल्थ और स्ट्रेंथ है वुमेन की वर्कर्स की वो एब्यूज़ ना हो। और लीगल राइट 3 थे, जो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का, डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल वर्कर्स और डिफरेंट मिनिमम वेजेस फॉर देम। नेक्स्ट है कि माइन एक्ट 1952 का और फैक्ट्री एक्ट जो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट 7 PM से 6 AM के माइंस और फैक्ट्रीज में। एंड लास्ट है कि सेक्शुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। तो राइट्स तो सभी दिए गए हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल फर्स्ट वाला है जो हमारे DPSP का पार्ट है। तो इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 30, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिसीज एंड देयर रिलेटेड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। फर्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको मार्क करना है, यू हैव 5 सेकेंड, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्लियरली जो ऑप्शन इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चाहे ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या है कि जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। तो ये ऑप्शन गलत है और ये हम ऑलरेडी जो हमने मिनिस्ट्रीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने जब स्विच किए थे, CIC हमने पढ़ा था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो लास्ट में टेबल में हमने डिस्कस भी की थी सभी मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट है 31 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। फर्स्ट है ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड है ही हैज़ सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। थर्ड है ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये ऑलरेडी आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है थर्ड, C ओनली। मतलब थर्ड ऑप्शन है कि जो ऑफिस है कैबिनेट सेक्रेटरी का वो क्रिएट किया गया था 1950 के अंदर, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के, एंड ही सक्सेडेड द सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उन्हें एक टॉप पोजीशन दी जाती है सिविल सर्वेंट्स में भी इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स। थर्स एक सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं इंडिया के। और इसी बेसिस पे एक ऊपर हम क्वेश्चन हमने गलत भी किया था कि जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के जो सीनियर मोस्ट हैं उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं दिया था उस ऑप्शन में, डेट्स हमने इनकरेक्ट मार्क किया था। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज जो अपॉइंटमेंट है और द ऑफिस इज अप्रूव बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं MCQ में कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट के, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं बेस्ड ऑन द अपॉइंटी एबिलिटी और जो कॉन्फिडेंस होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है बिकॉज जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, बट ही हैज़ नो सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। डेट वाई
ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। 32 कि पीपल पार्टिसिपेशन एम्ब्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी डाल सकता है, तो आपको बताना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको एक बार देखना है इसको। तो क्लियरली इसका ऑप्शन डी हो जाता है कि पार्टिसिपेशन इन शेयरिंग बेनिफिट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, तीनों ही करेक्ट हैं इसके ऑप्शन। और इसमें अगर पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन भी डाल देते तो वो भी करेक्ट है। तो जो पीपल पार्टिसिपेशन है उसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, और जो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसका मतलब है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व लोगों का, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट, जिससे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो सकें सोसाइटी में। और जो 4 डायमेंशन आपको बताएं वो इन्वॉल्व हैं, 3 ही है, और एक है कि पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और मैकेनिज्म क्या है पार्टिसिपेशन के, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, महिला मंडल्स, फार्मर सर्विस सोसाइटी, युवक केंद्र हैं, तो ये सभी पार्टिसिपेशन के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट है 33 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द स्वच्छ सुरक्षा ग्रामीण अवार्ड। तो फर्स्ट है कि इसका एम है डेवलप करना रैंकिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सैनिटेशन स्वच्छता पैरामीटर्स। नेक्स्ट है कि द अवार्ड्स आर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ऑलरेडी हम ये इनसाइट के मैगजीन में भी आपको पॉइंट बता चुका हूँ, लेकिन ये जो इसका पार्ट नहीं बनता हमारी पॉलिटी का सीरीज, तो उसका आंसर आपको बता दिया कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये हमारा हमने पढ़ चुके थे कि स्वच्छ सुरक्षा ग्रामीण 2019 का स्कीम हमने पढ़ा हुआ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 34th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। फर्स्ट, डेवलप एंड एनफोर्स टीचर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड। सेकंड, क्रिएट अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। थर्ड है कि मॉनिटर स्कूल्स एंड डिसाइड द एकेडमिक ईयर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास कि क्या ड्यूटीज़ हैं। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्लियरली तीनों ही गलत ऑप्शन है इसमें। इस ऑप्शन इज सी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज़ की, वो क्या क्या है कि लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए विद असिस्टेंस किसका मिलेगा, एकेडमिक का जो अथॉरिटीज़ हैं एकेडमिक। नेक्स्ट है डेवलप करना एनफोर्स करना टीचर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड। फोर्थ है कि प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट को विद टेक्निकल असिस्टेंट इनोवेशन के रिगार्डिंग। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, डेट्स वाई ऑप्शन गलत हो गए। और जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो अलग है, तो आप अलग से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 35th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द व्हिप इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी आपको डिस्कस किया जा चुका है। तो जो ऑफिस है व्हिप का वो मेंशन नहीं है, नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल ऑफ द हाउस। सेकंड है ओनली द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी हैज द ऑफिस ऑफ द व्हिप इन द पार्लियामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट हमें पढ़नी नहीं चाहिए। तो क्लियरली इसका ऑप्शन 1 है कि बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया, ना ही रूल ऑफ हाउस में, वहाँ भी डिस्कस किया था। सेकंड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये दोनों के पास होता है, ना कि केवल रूलिंग। नेक्स्ट इज 36 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट है ये एक्ट करता है एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू गारंटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। सेकेंड है ये ग्रांट करता है रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू द पार्टीज। थर्ड है कि ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने पावर हमने पढ़ ली थी और उससे भी डिफ्रेंशिएट किया था कि जो क्वाजी जो जुडिशियल इनकी पावर है वो लेजिस्लेटिव अलग, जो एडवाइजरी वो पढ़ी थी हमने। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको बताना है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में वहाँ डिस्कस किया था, और क्लियरली तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए डी इसका ऑप्शन हो जाता है। इसमें हमने डिफरेंट जो पावर्स हैं डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 37th क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो जैसे अब आपको बताया गया था कि
6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, तो लास्ट में इंक्लूड करने के बजाय बीच में इंक्लूड किया है यहाँ पे कुछ टेस्टों में। तो ये बेनिफिट इसलिए है कि कल भी कुछ टेस्ट हमने जो डिस्कस किया था उसमें लास्ट में 5-6 क्वेश्चन थे, दैट्स हमने वो छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन, तो मैं खुद आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ए 1 and 2 ओनली। जो कन्वेंशन है ऑन द साइबर क्राइम, ऑल्सो नोन एज बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, और उसके सिंपली बोल देते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है सीकिंग टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉ, इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेट टेक्निक्स, और इंक्रीज करता है कोऑपरेशन अमंग नेशंस। सेकेंड भी करेक्ट है कि बिकॉज जो कन्वेंशन है ऑन द साइबर क्राइम, जिसे बुडापेस्ट कन्वेंशन बोलते हैं, इज द ओनली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी इंस्ट्रूमेंट। इसका एम है कम्बाट करना जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत है, बिकॉज इट वॉज ड्रॉन अप बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप, तो इन स्ट्रेटबोर्ग जो फ्रांस के अंदर है, विद द एक्टिव पार्टिसिपेट काउंसिल ऑफ जो यूरोप से उसके ऑब्जर्वर स्टेट्स का, और जो इंडिया इसका मेंबर नहीं है इसके में इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं आप देख लीजिए, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जा रहा है। नेक्स्ट इज 38 की जो सैलरीज और अलाउंसेज और पेंशन होते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, कैग, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड स्पीकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे, अब देख रहे हैं कि हाँ ये तो वहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था कि आपको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो क्लियरली इसका ऑप्शन होता है डी, तीनों ही। आर्टिकल 112 की क्लोज 3 में हम डिस्कस कर चुके थे कि ये सभी पॉइंट्स एलिमेंट और अनाउंसेस प्रेसिडेंट के और अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू। और एक ऑप्शन आपको और यहाँ पे मेंशन करना है कि जो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, कि जो हाई कोर्ट है कि जो पेंशन्स हैं वो केवल चार्ज होती है इस पर, ना कि उनकी जो सैलरीज हैं वो सभी स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर चार्ज की जाती है। नेक्स्ट है 39 कि डिपार्टमेंट और कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आता है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और CBC नहीं CIC और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का जो चैप्टर पढ़ा था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, लास्ट में टेबल हमने डिस्कस की थी जो वहाँ पे मिनिस्ट्रीज में मेंशन किया गया था। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है बी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो नहीं आता अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्रोवाइडेड सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू द कैबिनेट। नेक्स्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं सेक्रेटरीट के, इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। नेक्स्ट कि बोथ कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द प्राइम मिनिस्टर बोथ इज, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है इज हेडेड पॉलिटिकली बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑलरेडी ऊपर अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी आपके पास टाइम है। तो क्लियरली ऑप्शन बी है बिकॉज अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 41 कि न्यूयॉर्क रिसेंटली डिक्लेयर द एंड ऑफ मिसाइल्स आउटब्रेक विच कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। तो आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, तो ये डिसीज इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी है कि US जस्ट अबाउट टू मैनेज और रिटेन। तो अभी इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करते कि बस ये ध्यान रखिए कि हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज थी है, और जो अंडर द ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान measles and rubella are targeted for elimination in 5 WHO region by 2020। तो ऑलरेडी ये हम नेक्स्ट कभी जो डिसीज़ की सीरीज चल रही है वो प्लेलिस्ट हम रेडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 42nd कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट है ही इज़ द गवर्नमेंट सर्वेंट, थर्ड डिबार फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। सेकेंड जो ग्राउंड है रिमूवल का अटॉर्नी जनरल का वो मेंशन नहीं है हमारे संविधान के अंदर। जो सेकंड थर्ड है ये एंजॉय करते हैं सभी प्रिविलेज इम्यूनिटी जो अवेलेबल होती हैं टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपके पास 5 सेकंड है। तो क्लियरली इसका जो ऑप्शन हो जाता है एंड ऑप्शन इज द सी। तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो इसमें डिस्कस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द स्मॉलेस्ट चैप्टर हमारी पॉलिटी सीरीज का जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 43 जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर रिलेटेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट। फर्स्ट है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन इज लेफ्ट टू द डिक्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट,
कि जो डिटरमाइनिंग द कंडीशन, कि इसमें पूछा है कि जो भी पावर्स हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट साहब को दी गई हैं, पहला जो स्ट्रेंथ है कि कितने लोग होने चाहिए कमीशन के, वो किसके पास है, वो डिस्क्रिप्शन पे है प्रेसिडेंट की। सेकंड, जो डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द सर्विस, और आपको एक टेबल के थ्रू भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं। लेकिन आपको इतना बता दिया गया था कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में COS जैसे कंडीशन ऑफ सर्विस है वो प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करते हैं। थर्ड है रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्लियरली आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसका क्लियरली जो 43 का ऑप्शन है वो बी हो जाता है, 1 and 2 ओनली। जो सेकंड आपको बता दिया कि COS कंडीशन ऑफ सर्विस है जो प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में सभी में। तो आप ये आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। देयरफॉर ये इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो इसमें दिया हुआ था कि जो रिमूवल हो चेयरमैन का अदर मेंबर का सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये करेक्ट भी हो सकता है ऑप्शन, बिकॉज अगर ग्राउंड इसमें पूछता जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन हम इसमें मार्क करेंगे कि तीनों ही करेक्ट है ये ऑप्शन, कि जो रिमूवल है चेयरमैन का अदर मेंबर का कि प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं उसमें। लेकिन इसमें जब दिया है कि ये सब्जेक्ट टू द प्लेजर है तो डेट्स वाई इसे हम मार्क नहीं करेंगे इसे करेक्ट। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपके मन में थोड़ा आ रहा कि तीनों ही मार्क कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बी है कि रिमूव तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्लेजर नहीं है कि उनकी मर्जी बिल्कुल उसकी जैसे अटॉर्नी जनरल में होता है, ऐसा नहीं है। तो इन्हें एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड की गई है, डेट्स वाई ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट इसी वजह से। नेक्स्ट है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन। फर्स्ट है नो टैक्स शैल बी लेव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। थर्ड नो पर्सन, सेकंड इज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो चारों ही ऑप्शन है जो सेंट्रल स्टेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकंड। तो क्लियरली इसका डी ऑप्शन हो जाए, चारों ही ये करेक्ट है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने में ही। तो अब मूव करते हैं 45 की जो नेट ग्रिड है, अबाउट द नेट ग्रिड। तो ये करंट का पार्ट है, तो यहाँ भी छोड़ देते हैं, बस आपको इतना बता देते हैं कि ये ऑपरेशनल हुआ था बाय 2020 दिसंबर 31 को। जो नेट ग्रिड है एक ऑनलाइन डाटाबेस है फॉर कलेक्टिंग स्केटर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन 20 ऑर्गेनाइजेशन। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम, टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, इमिग्रेशन एक्सेट्रा, जिससे एनेबल कर सकें एक इंटेलिजेंस इनपुट देना। और एटलीस्ट 10 सेंट्रल एजेंसीज रो, IB और अदर विल हैव एक्सेस टू द डाटा ऑन अ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन। और ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था 2009 में इन द आफ्टरमैथ ऑफ 26/11 मुंबई अटैक, जिसका बजट था 2800 करोड़ का। तो बाकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर की हम मैगजीन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 पे कि अरेंज द फॉलोइंग कमीशन ऑन सिविल सर्विस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट है एलिंगस्टोन कमीशन, थर्ड है ये ली कमीशन, मोनफोर्ड कमीशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये आपको अलग से भी याद करनी पड़ती है कि जितनी भी कमीशन कमेटी अपने आंसर राइटिंग में एड ऑन करने के लिए भी, तो ये आपको कमेटीज, स्कीम्स, रिपोर्ट, इंडेक्स ये करने ही पड़ेंगे। तो इसका क्लियरली जो आंसर हो जाता है दैट इज बी कि 2143। तो ईयर आपको मैं बता दिया रहा हूँ कि जो एलिंगस्टन कमीशन है वो 1912 में आई थी, फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें। सेकंड है वो आई थी 1886 के अंदर, ली कमीशन 1923 में, और मोंटफोर्ड कमीशन 1918 में। उसके बाद ही 1919 एक्ट हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट है 47 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें कुछ कौन रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ये डायरेक्टली इसमें ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि इसमें डिस्कस हुई, टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऑल द अबव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 रिलीजियस जो रिलीजन है उन्हें नेमली कि जो मुस्लिम्स हैं, इसमें इंक्लूड ऑप्शन में नहीं है, वो भी अगर आते तो वो भी हो जाते हैं। और जो पारसी भी, उनमें भी ज़ेरोएस्ट्रियंस सभी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। डेफिनेटली ऑप्शन डी इज
करेक्ट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुस्लिम्स और सिख्स ये सभी, कि हिंदूज़ को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो सभी माइनॉरिटी में इंक्लूड किए गए हैं। 48 इज विच अमंग द फॉलोइंग डिग्नेटरीज मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी बिटवीन द क्वेश्चन आया, और इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। ये नहीं रेगुलेटरी जो हम क्वेश्चन पहले आ रहे थे। तो आपके पास 5 सेकेंड है कि जो लक्ष्मीकांत में भी लास्ट में भी जो ओथ की टेबल दी गई है, तो वो भी इसे करने में हेल्पफुल रहती है। बाकी आपको बीच में चैप्टर में सब डिस्कस किए जा चुके हैं। तो क्लियरली इसका ऑप्शन होता है बी 1 and 3 ओनली, कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो ओथ है प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है और गवर्नर की। तो अंदर क्या बताना है कि जिनके ओथ में हम पढ़ते हैं बीच में कि टू प्रिजर्व, कि आपको याद कराया गया था PPD, वहाँ पे था प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉ। और जो गवर्नर है उसमें भी यही था, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट और CGI और जजेस की थी उसमें ये नहीं था। डेट्स वाई ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन गलत है। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 49 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के एंड द सोलिसिटर जनरल एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। सेकंड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। थर्ड, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट is appointed and removed by the governor. You have 4 option, तो very easy। तो क्लियरली इसका ऑप्शन रहता है C 2 और 3 ओनली, कि बिकॉज आपको डिस्कस भी किया था वहाँ पे चैप्टर में कि ये सोलिसिटर जनरल इसका पार्ट नहीं है। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो अटॉर्नी जनरल है वो हमारे 76 में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये और जो स्टेट का है वो 165 में आर्टिकल में। लेकिन सोलिसिटर जनरल और जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, और दोनों ही नीचे करेक्ट है। और डिस्कस आपको कुछ करना है तो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया का वो डिफेंड नहीं कर सकता किसी भी एक्यूज को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में और डिक्टेटरशिप में किसी कंपनी की बिना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के, या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो इससे ये बैकग्राउंड आपको पूरा ही क्लियर है। नेक्स्ट इज 50 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर एज अ स्टाफ एजेंसी। फर्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, थर्ड है डायरेक्टोरेट। 4 ऑप्शन आपके पास। तो क्लियरली ऑप्शन है 1 and 2 कि जो स्टाफ एजेंसी में कि कैबिनेट सेक्रेटरी एंड PMO। तो ये इसमें आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, यू विल पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 51st क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि फर्स्ट है कैबिनेट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड है कि जो साइज और क्लासिफिकेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना है आप, यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन है 1 कि जो कैबिनेट डिफाइन की गई है। तो आपको जब हमने इमरजेंसी का भी चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे भी ये बताया था कि ये टर्म केवल दी गई है। तो जो आर्टिकल 352 का क्लोज 3 है उसमें जो प्रेसिडेंट है शैल नॉट हैव अ इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस, जो क्लोज 1 है और जो प्रोक्लेमेशन है कि मतलब कि कैबिनेट जो यूनियन कैबिनेट है उनका डिसीजन वो नहीं लेंगे। कि डेट इज़ टू से कि जो काउंसिल है कॉन्सिस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर और अदर मेंबर्स कैबिनेट के रैंक के होते हैं अंडर आर्टिकल 75। देश वाइज जो कैबिनेट है ये दिया गया, ये डिफाइन किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये केवल वहीं पे मेंशन किया गया। और जो साइज़ और क्लासिफिकेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये मेंशन इनमें दिया गया है, तो ये इनकरेक्ट है, ये मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओनली जो मैक्सिमम कैप है ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि इतने मेंबर होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा एक्सटीड नहीं कर सकते, वो केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी बाय द 91st जो अमेंडमेंट था। उसमें हमने पढ़ा था कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर, कि इसमें फिर पूरा ही डिस्कस किया था हमने कि इतने, बस आप ये ध्यान रखिए कि ऊपर की जो कैप है कि मतलब इनसे इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, जो लिमिट वो केवल दी गई है, साइज और क्लासिफिकेशन नहीं मेंशन है। नेक्स्ट इज 52 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब, रिसेंटली न्यूज़ में था। तो वही जो हमारे 5 to 6 क्वेश्चन आने उसमें इंक्लूड है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। डेट्स वाई मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो डी इसका ऑप्शन है
कि जो टिम बर्नर लिए जिन्होंने HTML जो हमारी लैंग्वेज है उसके जो उन्हें जिसने इंट्रोड्यूस की थी, तो उन्होंने ये कॉन्टैक्ट फॉर द वेब इंट्रोड्यूस की थी। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक्सप्लेनेशन इसकी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो करंट हम सीरीज डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे ही। और आपको इतना बताया कि जो टर्म बर्नली है, जो इन्वेंटर थे WWW के वर्ल्ड वाइड वेब के, उन्होंने ही अनाउंस किया था कॉन्टैक्ट फॉर द वेब, जिसका एम था सेव करना फ्यूचर ऑफ इट्स जो भी उनकी इन्वेंशन है उनको। और जो HTML लैंग्वेज है वो भी इसका ही पार्ट है कि इसके बाद इन्वेंशन हुई उसके डिफरेंट पार्ट्स आए। बाकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर कंसिडर एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फर्स्ट, राइट टू सीक असाइलम। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइज इन रिलीजन, राइट टू नेशनलिटी। तो ये करंट प्लस स्टैटिक दोनों का मिक्सचर है, तो ये भी आपको पूरा ही क्लियर होना चाहिए। तो बता देता हूँ, इसका ऑप्शन है डी, तीनों ही इसमें आते हैं। और थोड़ा आप सुन लीजिए बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट की, उसमें 30 आर्टिकल आते हैं जो डिवाइड हैं 4 पार्ट में। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो 2 आर्टिकल्स हैं कंटेन द बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द ऑल ह्यूमन राइट्स, थस द स्टेट दैट एज फ्लोज। जो आर्टिकल 1 है कि सभी बताते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री और इक्वल इन डिग्निटी। तो जो हमारे ऑप्शन भी दिए हैं वो आर्टिकल 3 to 20, मतलब 4 पार्ट आप सुन लीजिए पहले। फर्स्ट हो आपको बेसिक राइट, देन होगी आर्टिकल 3 से 21 तक जो सिविल और पॉलिटिकल राइट दिखाते हैं। देन आते हैं आर्टिकल 22 से 27 जिसमें सोशल और कल्चरल राइट है। देन जो लास्ट के 3 आर्टिकल हैं वो स्पेसिफाई करते हैं ह्यूमन राइट्स को जो एंजॉय किए जाते हैं। तो ये बेसिक हो गया। नेक्स्ट ये अलग से हम करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बस ये कि इसमें टोटल 30 आर्टिकल होते हैं जो 4 पार्ट में डिफ्रेंशिएट है। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो इसमें इंटरेस्ट भी आता है टॉपिक में। नेक्स्ट है कि विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मिनिस्ट्री है इज एडमिनिस्ट्रेड हेडेड बाय द मिनिस्टर। सेकेंड है एवरी मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। थर्ड है कि जो हेड होते हैं मिनिस्ट्री के वो इशू करते हैं ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यह 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी हो जाता है, 3 ओनली। तो डिस्कस करते हैं कि पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फॉर द पर्पज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। एंड द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट जिन्हें हेड किया जाता है पॉलिटिकली बाय मिनिस्टर्स और एडमिनिस्टर कौन करता है बाय द सेक्रेटरीज। सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज जो मिनिस्ट्री है जनरली कॉन्सिस्ट होते हैं 2 से 4 डिपार्टमेंट होते हैं। हाउएवर दे कैन बी अ मिनिस्ट्री विदाउट बीइंग डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट्स। की मिनिस्ट्री पॉसिबल है क्योंकि डिपार्टमेंट में डिवाइड ना भी करें। इसका एग्जांपल है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और सिमिलरली देयर कैन बी अ डिपार्टमेंट विदाउट बीइंग अंडर किसी मिनिस्ट्री के नहीं भी कि डिपार्टमेंट भी पॉसिबल है कि। तो उसका एग्जांपल क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिल जाता है। तो आप क्लियरली इसको जब रिवाइज करेंगे पूरी ही सीरीज़ को तो आपको पूरा ही 1000 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बुक आपकी करी होगी। प्लस NCERT सीरीज़ हमारी चल रही है डेली जो वर्धमान जैन डाल रहे हैं। तो आपको कहीं भी कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बस आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए। और जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है इसमें बिकॉज आर्टिकल 77 जो बिजनेस के रिगार्डिंग है प्रेसिडेंट साहब को एम्पावर करता है कि वो रूल बना सकते हैं फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट कर सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम पे ही बेस है। तो नेक्स्ट है कि 55 कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया सर्विस। तो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था यही क्वेश्चन, तो उसके पॉइंट थे। इसमें अलग है कि ऑल इंडिया सर्विस मैनेज एंड कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। सेकेंड है एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हैज़ बी टेकन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है कि जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द ऑल इंडिया सर्विस। तो 55 का आपको आंसर बताना है। यू हैव 5 सेकेंड्स। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है बी कि थर्ड ओनली। ये आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से दिखा हुआ है ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये वैसे भी इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो आपको बता देते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस वो होती हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कॉमन होती हैं। इट मस्ट बी
मेंशन हेयर दैट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी सेपरेट सर्विस भी होती है, लाइक सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज रेस्पेक्टिवली। थर्स जो ऑल इंडिया सर्विसेज है आर इन एडिशन टू द सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज। और 8% 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं जो हम सेंट्रल और स्टेट में पढ़ भी चुके हैं। दे आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS, IPS और डेट लास्ट है IFS जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज जो तीनों ही सर्विस हैं वो मैनेज की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं 3 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो IAS है वो मैनेज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, IPS बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो IFS है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और इट मस्ट भी मेंशन है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो जॉइंटली कंट्रोल की जाती है सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। अल्टीमेट जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास है, लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल है वो स्टेट के पास है। और जो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज जो रूल 7 है ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1969 स्टिपुलेट द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट की टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग और इम्पोज की जा सकती है पेनल्टी किसी भी मेंबर पे ऑल इंडिया सर्विस की। और जो सेल रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि इस सर्कमस्टेंसेस में, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए हो जाता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। फिफ्टी 56 पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमायत मिशन। तो फर्स्ट है कि जो हिमायत है इज़ अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये प्रोजेक्ट है जिसका एम है जनरेट करना सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड है ये इनिशिएटिव है ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो फिफ्थ 6 आपको मैं डायरेक्टली बता दिया रहा हूँ बिकॉज ये हमारा पॉलिटिकल सीरीज का पार्ट नहीं है। तो 56 का ऑप्शन हो जाता है C 1 and 2। तो आइडिया क्या है, हिमायत इज़ अ प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंडर दिस जो 42 प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंशन किए गए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए, जो 68,000 अप्रोक्स यूथ को टारगेट कर रहे थे। तो इतना जानना ही हमारे लिए इनफ है। उसमें स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है बिकॉज जो स्टेटमेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंट कर रही थी बाय द हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फर्स्ट है कि टू इशू ऑर्डर अंडर विच देयर इज अ थ्रेट टू पब्लिक पीस एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द IPC द CRPC। नेक्स्ट है कि टू ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। थर्ड है कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर। तो आपके पास 5 सेकंड है। तो क्लियरली आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं कि तीनों ही ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें अगर और भी ऑप्शन ऐड कर देता कि टू रिकमेंड स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट की जो हमने एनवायरनमेंट की सीरीज में भी आपने पढ़े होंगे कि डिस्कस किए हुए हैं। तो नेक्स्ट इज 58 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी। फर्स्ट है कि नो सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। सेकेंड है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो लायबल नहीं है फॉर एनी ऑफिशियल एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन देयर एडवाइस। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्लियरली आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है अगेंस्ट देम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ नोटिस। ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और जो सेकेंड है बिल्कुल करेक्ट है एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन में सेकंड है फर्स्ट ऑप्शन दिया इट इज़ ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन एंड द एंड व्हेन द जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। सेकंड जो मिनिस्ट्रीज होते हैं शैल नॉट कंबाइन देयर ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शनिंग वर्क एंड शैल नॉट मेक यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी और पर्सनल ड्यूरिंग द इलेक्शनरी वर्क। नेक्स्ट है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ है। यू हैव 4 ऑप्शन। तो क्लियरली इसमें जो ऑप्शन 3 है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ के थ्रू। हाउएवर सर्टेन प्रोविजंस हैं जो MCC के मे बी एनफोर्स थ्रू इन्वोकिंग कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो अदर रूल्स के अंदर लिखे गए हैं सच एज जो IPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। तो फर्स्ट है और सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है कि ये ऑपरेशनल है होता है इस डेट से लेके
एट द एंड ऑफ द जो रिजल्ट होता है तब तक. तो डेट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है 60 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये स्टेटरी है एज वेल एज क्वाजी जुडिशियल बॉडी है. सेकंड जो चेयरमैन होते हैं इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. थर्ड है कि एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ एनजीटी लाइज ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट. तो यू हैव 5 सेकेंड टू थे कि ऑप्शन क्या करेक्ट है. क्लियरली इसका ऑप्शन रहता है डी. तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो एनजीटी है स्पेशलाइज बॉडी है, सेटअप की गई थी अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का. और ये फॉर द इफेक्टिव और एक्सपीडियस डिस्पोजल केसेस का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग होते थे. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बिकॉज सिंस एनजीटी हैज़ बीन सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो डेट्स वाई ये स्टेटरी बॉडी है. और जो उसके ऑर्डर और डिसीजन अवार्ड्स होते हैं ट्रिब्यूनल के वो एग्जीक्यूटेबल होते हैं एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट. और आपको डिसीजन या डिग्री और जो जज होता है जजमेंट होता है उसमें डिफरेंस बताया गया था. डिग्री होती है जो फाइनल समरी होती है निकल के आती है वो होती है जो ये स्टेटरी भी है और क्वाजी फेडरल बॉडी भी है. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है बिकॉज जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें कॉन्सिस्ट होते हैं चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर एंड दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. और वो एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए. एंड इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सेकेंड है कि जो सिलेक्शन कमेटी है शैल बी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर. थर्ड है कि दे आर टू बी एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर. और थर्ड भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जो सेक्शन 22 है एनजीटी एक्ट 2010 का मेंशन अबाउट क्या जो एपिलेट इस अथॉरिटी होती है अवेलेबल टू द एग्रीव पार्टी, वो उसमें मेंशन किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली अथॉरिटी विच कैन एंटरटेन द अपील फ्रॉम एनजीटी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्दो जो हाई कोर्ट है वाइड रिट जुडिक्शन है उसके पास कि जो रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट का वो वाइडर है अंडर आर्टिकल 226 देन द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इंक्लूड है एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी. बट हाउएवर जो एनजीटी एक्ट है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट अपील मस्ट बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days. तो आपको ये पूरा ही क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 61 कि अंडर द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC. तो फर्स्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एस्टैब्लिश विद इन द शेड्यूल्ड एरिया. सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ मेंबर एंड द मोड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट इन द काउंसिल. थर्ड जो डिसीजंस है टेकन बाय द काउंसिल्स आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नर. तो आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव 5 सेकेंड. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली. तो जो टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो एक ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईच स्टेट विद द शेड्यूल एरिया. और ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं. जो शेड्यूल एरिया वाला चैप्टर है यूनियन टेरेटरीज और शेड्यूल एरिया साथ साथ ही दिए गए हैं आफ्टर द पंचायत और म्यूनसिपलिटी, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो पार्ट है उससे पहले. तो इसमें क्या दिया था कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं, आउट ऑफ भी जो 3/4 होते हैं विल बी शेड्यूल्ड ट्राइब MLAs इन द स्टेट. सेकेंड it advises the governor on matter pertaining to the welfare and advancement of the scheduled tribes in the state. Second जो number of member of these council उनका जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है और जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है और जो ऑफिसर्स और जो सर्वेंट भी होते हैं इस काउंसिल के एंड द कंडक्ट ऑफ देयर मीटिंग्स और जनरल बिजनेस जो भी कंडक्ट सब है ये कंट्रोल कौन करता है. हमने वहाँ पढ़ा था कि गवर्नर ऑफ द स्टेट. और जो गवर्नर्स होते हैं वही नोटिफिकेशन बनाते हैं डेट एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब एक्ट किसी पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर स्टेट का वो अप्लाई होगा या नहीं होगा किसी शेड्यूल एरिया में. अगर अप्लाई होगा भी तो वो कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ होगा. तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 62 कि निष्ठा इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये करंट का अफेयर का पार्ट हो जाता है. तो डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन बी कि इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर प्लानिंग. और ये लॉन्च हुआ था इसी रिगार्डिंग, वैसे डिस्कस भी हम लेटर ऑन करेंगे. उसका फुल फॉर्म आपको बता दिया रहा हूँ कि नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट.
नेक्स्ट इज 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है कास्ट एंड रिलीजन, सेकंड रीजन एंड लैंग्वेजेस, थर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, थर्ड इज पर्सनैलिटी एंड मनी. विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी कंसिडर एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द वोटिंग बिहेवियर. तो ये भी लक्ष्मीकांत से ही पिक किया गया है, जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं. तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन हो जाता है डी कि चारों ही. तो जो डिटर्मिनेंट होते हैं वोटिंग बिहेवियर के, तो वो आपको बता दे रहा हूँ कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, पर्सनैलिटी, मनी, परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, पार्टी आइडेंटिफिकेशन एंड आइडियोलॉजी. तो ये 9 जो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं ये होते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं 64. तो ये बिल्कुल ही अलग आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको हैबिट डालनी होगी. तो नेक्स्ट है जो नोटा है, एक ऑप्शन होता है बैलेट पे विच अलाउ द वोटर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ नॉट वोटिंग फॉर एनी ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट इन द फेयर. एंड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको क्रेडिट बताना है कि फर्स्ट इट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन जो हुआ था 2014 का. सेकेंड जो ऑप्शन है नोटा का will ensure that political parties will select honest candidate for contesting election. Third, nota fulfill the people's right to freedom of speech and expression. So you have 4 option. और आप टेस्ट को एज अ इंफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप इससे भी, लर्निंग भी कर सकते हैं आप इससे, कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहीं पढ़ना है. तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते चलिए. तो आप इसका ऑप्शन बताइए. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है बी कि जो नोटा बटन है कि इसमें बी 2 और 3. जो फर्स्ट है वो गलत है ऑप्शन, बिकॉज जो ऑप्शन है नोटा का लोकसभा और असेंबली वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया गया था 2013 के अंदर. जो ऑप्शन है ऑफ नोटा है इन द राज्यसभा पूल वाज इंट्रोड्यूस बाय द इलेक्शन कमीशन इन 2014. तो जनरल असेंबली में नहीं. तो 2 और 3 करेक्ट है बिल्कुल. और तो नोटा के आप जान ही सकते हैं कि जो नोटा बटन है उसने डेब्यू किया था इन असेंबली इलेक्शन इन 2013 इन 4 स्टेट. ये याद ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड द नेशनल कैपिटल टेरेटरी दिल्ली. तो मूव करते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीएससी. फर्स्ट है जो जुडिक्शन है यूपीएससी का वो एक्सटेंड हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. Next step, President can exclude post services and matter from the purview of consultation with the UPSC. Next say it is concentrated on a matter related to the reservation of post for backward class, scheduled caste and scheduled tribe. तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. You have 4 ऑप्शन. तो क्लियरली ऑप्शन डी हो जाता है. तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है 66 और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का चैप्टर है. तो आप जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच. 66 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट है जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो एम्पावर है कि डिक्लेयर कर सके किसी भी एरिया को टू बी अ शेड्यूल एरिया इन अ पर्टिकुलर स्टेट. सेकेंड जो गवर्नर होते हैं कैन डायरेक्ट दैट अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट मे नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया. यू हैव 4 ऑप्शन. तो ये चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे. तो 5 सेकेंड आपके पास. तो क्लियरली ऑप्शन जो 1 है वो इनकरेक्ट है कि जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर है कि डिक्लेयर कर सकते हैं किसी को भी एरिया को टू बी अ शेड्यूल एरिया एंड इन कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज एरिया. ऑल्टर भी कर सकते हैं उसकी, और रेजिग्नेशन जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं जो दिया गया है. डेट वाई कि इसमें दिया हुआ है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो एम्पावर हैं कि डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को टू अ शेड्यूल एरिया इन अ पर्टिकुलर स्टेट. डेट्स वाई ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. और जो हमारा इसमें करेक्ट बताना था मैं, तो इसमें करेक्ट है केवल 2 ओनली. इन्होंने बताया ये कि इसमें गवर्नर नहीं है स्टेट के एम्पावर, प्रेसिडेंट है. डेट्स वाई ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है. और जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जो गवर्नर है वो एम्पावर है कि डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का कि वो अप्लाई नहीं होगा. अगर अप्लाई भी होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ होगा. ये रिपीटेटिव हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं. डेट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. और फर्स्ट इसमें गलत है. मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 67. तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज आ गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. भले ही करंट का पार्ट है लेकिन आप देखते चलिए. ज़ेरल रोड ऑफ द सी इज द फर्स्ट एवर बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो नेम से भी आप कॉमन सेंस से भी इसको लगा सकते हैं कि जो ऑप्शन इसमें बनता है डेट इज सी कटार,
तो ये फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कंट्री। कटार मिसाइल ये एक्सरसाइज थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 68 कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर स्टेटूटरी। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इसके अंदर मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, स्टेटूटरी मीन्स किसी एक्ट से नहीं बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव पूछा ही जा रहा है, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। फर्स्ट नीति आयोग, नेक्स्ट जोनल काउंसिल। तो आपको एक मार्क कर लीजिए कि जो नहीं है वही आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है ए, 1 ओनली, बिकॉज नीति आयोग केवल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जोनल काउंसिल बार बार एक्टिव पढ़ चुके हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनी थी, वो भी स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और इसमें जो होम मिनिस्टर होते हैं वो कॉमन चेयरमैन होते हैं, जो सभी जो जोनल काउंसिल होती है। और जो चीफ बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है CBFC, वो स्टेटूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई थी सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 से। एडवोकेट ऑफ जनरल तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, ये स्टेट का तो 165 में आता है और सेंटर का होता है तो 76 में हम पढ़ चुके हैं। जो CIC है वो स्टेटूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश हुई थी RTI जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 से। नेक्स्ट है 69 कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मैपलेट्स स्कीम इज आर करेक्ट। तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसके बारे में बात हो रही है। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी। तो इसका ऑप्शन है डी कि इन टाइप के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मोस्टली ऑप्शन भी आप एक फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन है। तो डिटेल्स क्या है कि जो मेंबर है पार्लियामेंट के लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वो लॉन्च की गई थी 1993 में एज अ प्रोग्राम फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिकमेंड किया जा सके टू रिकमेंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो MP है वो रिकमेंड कर सकते हैं कैपिटल वर्क प्रोजेक्ट इन अ सेक्टर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड वाटर। और जो MP लाइट्स हैं वॉज डेवलप ऑन 23 दिसंबर 1993 एज अ प्रोग्राम फॉर MPs कि जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो फंड्स होते हैं अंडर MP वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, दैट्स वाई चारों ही करेक्ट हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एड ऑन हो गई आपका। नेक्स्ट देखते हैं 70 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस। तो वेरी इजी, फर्स्ट है पर्सन हु हैज़ अ स्पेशल नॉलेज of economics and experience in public affair. Second, a judge of a district court or one qualified to be appointed as one. Third, a person who has a wide experience in financial matter or administration में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली ऑप्शन इसका बी हो जाता है बिकॉज आप क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं सेकंड को कि फर्स्ट में भी गलत, C में भी और D में भी, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा है। उसमें होता है जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, और बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 71st कि जो जुडिशियल रिव्यू है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट। और इस कंटेक्स्ट में हमें आंसर बताना है कि इट इज़ अ टूल टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बतानी है ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। सेकेंड है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू केवल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, और आप डायरेक्टली देखते ही आप मेंशन कर सकते हैं कि इसमें करेक्ट बताना है। तो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दी गई है, तो इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये करंट का पार्ट आ गया हमारा, इसका क्लियरली ऑप्शन आपको बता दिया रहा हूँ कि मॉरिशस हैज़ कॉल्ड द UK एन इलीगल कॉलोनियल ऑक्यूपायर of cargoes in Iceland after it ignore a UN mandated deadline to return the Iceland। डेट वाइज का ऑप्शन ए हो जाता है। तो ये नेक्स्ट मूव करते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट है जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एंजॉय करते हैं सुपरमेसी और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन करेक्ट बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जजमेंट में हमने डिस्कस भी किया था। तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो मिलना मिल केस के बाद जो प्रेसिडेंट पोजीशन क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीमेसी इंजॉय करते हैं, येट इट डज नॉट मीन कि जो DPSP है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को DPSP को इम्प्लीमेंट
करने के लिए सो लॉन्ग एज जो अमेंडमेंट है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट. 74 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कि फर्स्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एम्पावर्ड नहीं है कि एक्वायर कर सके कोई भी टेरिटरी फॉर ऑल द टाइम इन फ्यूचर. सेकेंड, यूटीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, जो सिक्किम है वो एसोसिएट हुआ था यूनियन गवर्नमेंट से बाय 36th अमेंडमेंट. एंड नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है दिल्ली is the only UT which has a legislature of its own. You have 4 options and 5 seconds. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है ए, 2 ओनली. तो इसका 2 ओनली इसमें ऑप्शन है. तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है. बिकॉज बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया एक्वायर भी कर सकती है फॉरेन टेरिटरीज को अकॉर्डिंग टू द मोड्स जो रिक्वायर किए गए हैं, मतलब रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंटरनेशनल लॉज के द्वारा. ये हम ऑलरेडी फीचर उसमें प्रीएम्बल में भी पढ़ चुके हैं कि सेशन के थ्रू कि फॉलोइंग टेरिटरी और यूनियन और टेरिटरी में भी लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ था ऑन द फर्स्ट पेज. नेक्स्ट है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि आर्टिकल 1 में TOI दिया गया. TOI इज टेरिटरी ऑफ इंडिया जो एक वाइडर एक्सप्रेशन है दैन द UOI से भी यूनियन ऑफ इंडिया से. बिकॉज टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूटीज और टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है टाइम टू टाइम. एंड थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज जो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे वो ऐड किया गया था. तो डेट्स वाई ये इनकरेक्ट है. और फोर्थ है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज पुडुचेरी हैज़ ऑल्सो अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन. नेक्स्ट है 75 कि ऑफ द विच ऑफ द अबव जो आर्टिकल 16 है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द ऑफिस. तो वेरी इजी क्वेश्चन. तो क्लियरली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं डी. तीनों ही हैं जो वहाँ पे याद कराया था आप. RR, CSP एंड डी. रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट. ये डी हमारा 15 में कट हो गया था और जो रेजिडेंस है वो भी. नेक्स्ट है 76 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट के टू लुक इनटू द इश्यूज रिलेटेड टू द इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. सेकंड, जो पार्लियामेंट है एम्पावर करती है, एम्पावर कर सकती है दूसरी कोर्ट को भी कि एक्सरसाइज कर सके पावर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम पढ़ भी चुके हैं. तो आपके पास 5 सेकंड है फिर भी. तो क्लियरली ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है कि आर्टिकल 32 वाला भी ये भी डिस्कस कर चुके हैं. और फर्स्ट भी हम कि उसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को 32 के दी गई है पावर और जो हाई कोर्ट है उसमें 226 में. और जो हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन वाइडर होता है इन कंपेरेटिव सुप्रीम कोर्ट. तो 76 रिसेंटली हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है सांस इनिशिएटिव. तो इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज. तो आपकी डिसीज भी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे. तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए. यू हैव 5 सेकेंड. तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है ए, डेट इज निमोनिया. तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च किया ये प्रोग्राम टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया. इसकी फुल फॉर्म थी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली. ये करंट अफेयर में भी इनसाइड में हम डिस्कस कर चुके थे जो हमने फरवरी की डिस्कस की थी. नेक्स्ट मूव करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग की रिगार्डिंग जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारे गवर्नर की. फर्स्ट, जो गवर्नर है वो प्रोमोलिकुलेट नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस उन्हें कॉन्करेंस सब्जेक्ट ऑन विच दे ऑलरेडी एग्जिस्ट अ सेंट्रल लॉ. नेक्स्ट है कि गवर्नर कैन नॉट प्रोमोलेट ऑर्डिनेंसेज ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट ऑन विच अ बिल हैज़ बीन पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर. लेकिन इसमें प्रेसिडेंट साहब का पेंडिंग अप्रूवल पड़ा है. ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियरली इसका ऑप्शन है दोनों ही करेक्ट है. ये पढ़ भी चुके हैं जो हमने वहाँ पे टेबल दी गई थी लक्ष्मीकांत में कि प्रेसिडेंट साहब का और गवर्नर का ऑर्डिनेंस का डिफरेंस बताना था. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 79th कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट. तो हमने इस जो टेस्ट है इसमें पॉलिटी प्लस गवर्नेंस दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं. तो 79 का डी है कि तीनों ही ये करेक्ट है. तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 80 कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा ही चैप्टर जो हमारे 6th एडिशन में इंक्लूड है. फर्स्ट है कि जो सभी मेंबर होते हैं कमीशन के आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी. सेकंड, जो कमीशन है वो प्रेजेंट करती है एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. थर्ड, बोथ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर. तो इसमें ऑप्शन आपको करेक्ट बताना है. यू हैव 5 सेकेंड.
तो क्लियरली तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसमें नहीं, सेकंड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, तो ये भी हमने डिस्कस करना है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि जो इनकरेक्ट क्यों है जो सेकंड ऑप्शन है, बिकॉज ये एनुअल रिपोर्ट हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, और इट कैन ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट एज व्हेन इट थिंक नेसेसरी, तो प्रेसिडेंट साहब को नहीं। तो बाकी आप हमारे लक्ष्मीकांत का सीरीज का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वहाँ पढ़ेंगे। 81st इज रिगार्डिंग कैट, इट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल और एंटी डिफेक्शन साथ साथ हमने पढ़े हैं। फर्स्ट ये स्टेटरी बॉडी है, सेकंड ये बोर्ड होती है बाय द प्रोसीजर जो लेड है इन द सिविल प्रोसीजर कोड, थर्ड द अपील अगेंस्ट इज ऑर्डर कैन बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट नॉट इन हाई कोर्ट। और ये हमारे मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है वो एज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी काम करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं ये कर रहा है। तो आपके पास 5 सेकेंड है टू टेल द आंसर ऑफ दिस। तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश हुई 1985 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, वो हम पढ़ भी चुके हैं। और जो आर्टिकल ओरिजिन है कि दिस आर्टिकल्स में ओरिजिन 323A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये ऑलरेडी हम इसी टेस्ट में स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। और ये बोर्ड नहीं होता बाय द प्रोसीजर लेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, ये इसके चैप्टर में भी फर्स्ट पेज पे भी नीचे हमने देखा है। आपके माइंड में इमेज इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट से जो ऑप्शन थर्ड है वो भी इनकरेक्ट है। ओरिजिनली जो अपील्स थी अगेंस्ट इस ऑर्डर केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती थी, लेकिन 1997 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो डिक्लेयरिंग दैट कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट शेल लाई बिफोर डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। नेक्स्ट है 82 कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, डायरेक्टली पढ़ चुके हैं। यू हैव 5 सेकेंड। क्लियरली सारी बॉडी क्वाजी फेडरल है, तो ऊपर आप देख भी चुके हैं। ये इसमें भी हम देख चुके हैं कि बिकॉज क्वाजी फेडरल में आप देखेंगे कि पावर या एज अ सिविल कोर्ट काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं 83rd कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोर्ट गिवन बिलो। फर्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूज़ करता है टर्म माइनॉरिटी का ओनली एट 2 प्लेसेस, आर्टिकल 29 और 30 में, बट इट डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी एनीवेयर। सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सप्रेस करता है रिकॉग्नाइजेज ओनली 2 काइंड्स ऑफ माइनॉरिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये भी पढ़ चुके हैं। थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी टू प्रोमोट एंड प्रिजर्व माइनॉरिटी ग्रुप। तो आपको ऑप्शन बताने हैं, आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें हमने देखा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी की बात की गई है। ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिया गया कि ये किसी कम्युनिटी का, कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यूज़ की है जो टर्म माइनॉरिटीज़। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ओनली इन्होंने दे दिया था, तो वहीं पे आपको अलर्ट भी होना था। और इसकी जो प्लूरल फॉर्म है इन सम आर्टिकल 29 और 30 और 350A टू 350B में भी दिया हुआ है, बट जो माइनॉरिटी है वो डिफाइन नहीं की गई, तो इसलिए यहाँ पे जब ओनली 2 प्लेसेस लिख दिया तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। जो सेकंड है बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन कि जो आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज करता है माइनॉरिटी के 2 ही बेसिस पे, लैंग्वेज और रिलीजन। अगर यहाँ पे इथनिक सिटी आ जाता इथनिक तो वो गलत हो जाता। एंड थर्ड इज वो भी इनकरेक्ट है कि बिकॉज जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उससे ऐड किया गया था एक आर्टिकल 350B और इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ये प्रोवाइड किया है हमारा ऑफिस, दैट्स वाई तो हमारा केवल सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ए ऑप्शन इसका हो जाता है। नेक्स्ट इज बोनेवली आइलैंड, तो ये करंट का पार्ट है, तो डायरेक्टली आपको इसको ऑप्शन बता दे रहे हैं कि ये बी है, डेट इज़ 2 और 3, तो इसे लेटर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कैग, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट है जो कैग है एंजॉय करते हैं सेम स्टेटस एज डेट ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर बट हायर दैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो आपको जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो भी एक बार रीड करना होगा बिकॉज उसके टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट आर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ
ये बाय द कैग आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका जो ऑप्शन है इज द वन कि करेक्ट केवल फर्स्ट है, क्योंकि कंपैरिजन अगर करें जो रैंक ऑफ प्रेसिडेंट्स में तो वो आपको पूरी ही टेबल वहाँ पे हम डिस्कस करा देंगे एक बार। तो बाकी आपको जो सेकंड है वो करेक्ट है नहीं है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज जो कंडीशन ऑफ सर्विस होते हैं पर्सन जो सर्व करते रहते हैं इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं क्या की वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग। तो इसमें उल्टा दिया हुआ था, जैसे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 86 इज कंसिडर द फॉलोइंग मैटर रिगार्डिंग रिमूवल यूपीएससी चेयरमैन का। तो फर्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है कि जो टर्म मिसबिहेवियर है वो डिफाइन नहीं की गई हमारे संविधान के अंदर, ये डिस्क्रिप्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली ऑप्शन ए करेक्ट है, सेकंड नहीं है, दैट्स वाई ए ऑप्शन इसमें हो जाता है। तो आपको सेकंड गलत क्यों है कि यू डिफाइनिंग द टर्म मिसबिहेवियर, कंटेक्स्ट में हम ऑलरेडी दिए हुआ है कि हमने पढ़ा है कि इफ़ ही कंसर्ट और इंटरेस्ट हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको पूरा ही क्लियर होगा। मूव करते हैं टू द 87th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीपी पैट। तो उसमें 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो आपको 5 सेकेंड है आपके पास करेक्ट बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट भी करंट अफेयर में भी चला था। तो इसका क्लियरली आपको जो आंसर है वो ए है कि 1 and 2 ओनली, और जो आपको डिस्कशन की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 88 कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कोड ऑन वेजेस बिल 2019 का। तो ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया, तो आपको क्लियरली मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। तो इसका ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था लेबर कोड ऑन वेज एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन लोकसभा के अंदर, और जो ऑप्शन 1 and 2 करेक्ट है। थर्ड जो है इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज उसमें वेजेस में जो इंक्लूड है उसमें सैलरीज अलाउंसेस और अदर कंपोनेंट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स एंड दिस डज नॉट इंक्लूड बोनस जो पेबल है टू द एम्प्लॉइज और एनी अदर ट्रैवलिंग अलाउंसेस और अमंग अदर। दैट्स वाई ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है 89 रिगार्डिंग सीआईसी कि ये स्टेटूटरी बॉडी अभी ऊपर हमने पढ़ा भी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है कि जो मेंबर होते हैं कमीशन के should not be a member of the parliament or member of a state legislature। CIC एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, और जो डिसीजन होता है कमीशन को बाइंडिंग है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो क्लियरली डी ऑप्शन हो जाता है बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। हम इसको आपको रेपिटेटिव आप पढ़ भी चुके हैं, तो ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो इफेक्ट में आया था 2005 के अंदर विद द आरटीआई एक्ट 2005 का, लेकिन जो इसका जुडिक्शन है ऑफ द कमीशन एक्सटेंड होता है सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ पे, सेंट्रल जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। और ये किसके अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। ये स्टेटूटरी बॉडी है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है, डेट्स वाई इनकरेक्ट हो जाता है। दोनों ही नीचे करेक्ट हैं और हम पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द कमेटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द मेंबर ऑफ द सीबीसी। तो डायरेक्ट ऑप्शन है, इसमें हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपॉइंटमेंट करता है, तो क्लियरली इसका ऑप्शन ए है 1, 4 और 5 कि जो सीबीसी मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज अ चेयरपर्सन होते हैं एंड नॉट मोर देन 2 अदर जो वाइस सीबीसी हैं। तो इसमें अपॉइंट कौन करते हैं, बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील। तो ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 91 कि इसमें दिया हुआ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड है इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द होम कन्वेंशन ऑन चाइल्ड अबडक्शन। थर्ड है कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज अ चाइल्ड। तो क्लियरली आपको इसका आंसर बता दिए रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। तो ये इस इंफॉर्मेशन एड ऑन हो गई। तो ये इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनाई गई थी। दैट्स वाई स्टेटूटरी बॉडी है 2005 के अंदर, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है टू द होम कन्वेंशन ऑफ द सिविल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म।
तो ये भी करंट का पार्ट है। तो जैसे थोड़ा सा हम एंड में मूव करते हैं तो करंट के इंक्लूड होने स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको कोई भी कंसर्न नहीं है, लेकिन आप में इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है वन ओनली, बिकॉज रिसेंटली जो स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया था, सुन लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द IBM, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो IBM द्वारा बनाया गया था और एनेबल करता है एक होलिस्टिक लर्निंग, aligning it with the skills India initiative, not डिजिटल इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो है इसमें कि इंडिया इज़ द 4th कंट्री जिसने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म स्किल बिल्डिंग के लिए आफ्टर द UK, जर्मनी एंड फ्रांस। तो फर्स्ट नहीं है, तो ये आपकी नॉलेज में एड ऑन हो गया। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सीरीज हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाता है, 1, 2 और 3। और जो तीनों स्टेटमेंट 3 है वो जो एडवाइस है कमीशन की, शेल ऑर्डिनरी बी बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करेक्ट है, बिकॉज जो अंडर सेक्शन 9 के क्लोज 2 में ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में दिया गया है कि जो एडवाइस है कमीशन की शेल ऑर्डिनरी बी बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस टेस्ट से आपको ये बेनिफिट हो रहा है, भले ही आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेकिन जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे ये एड ऑन पॉइंट मिले जा रहा है। तो रेपिटेटिव रिवीजन से आपको ये गलती एग्जाम में नहीं होगी, कि जितनी गलतियाँ आप एग्जाम से पहले कर लेंगे। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द पेशा एक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ये 3 पॉइंट्स कि एवरी विलेज शुड बी द ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ विलेज। सेकेंड है ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन पर्सन की। थर्ड है कि जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत के इन ए शेड्यूल एरिया मस्ट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब। यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। क्लियरली इसका ऑप्शन है 2 and 3 ओनली। फर्स्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज जो एवरी विलेज होता है उस वहाँ पे शेल हैव अ ग्राम सभा जिसमें कॉन्सिस्ट होते हैं पर्सन जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, नॉट ऑल रेजिडेंट। डेट वाई ये इनकरेक्ट है और दोनों करेक्ट है, हम पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट इज 95 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन पुलिस रिफॉर्म। तो क्लियरली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो आंसर होता है सी, डेट इज़ 1, 2 और 3, ये करेक्ट ऑप्शन है। और जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लास्ट का चैप्टर है हमने डिस्कस किया था, उसमें दिया गया है, जिसे ऑल्सो नोन एज जस्टिस मेनापाली नारायण राव कमीशन, वो सेटअप की गई थी बाय रेजोल्यूशन ऑफ NDA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी 2000 के अंदर, फॉर सजेस्टिंग पॉसिबल अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में हो सकते हैं। डेट्स वाई ये ऑप्शन ये नहीं है इसमें, लास्ट वाला 96 इज कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है डी, कि सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 97 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुरंग बवादी, ये न्यूज़ के अंदर है तो हम इसे अभी मूव कर जाते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है कि 1 and 3 ओनली। दूसरा इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज ये इंक्लूड नहीं हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसमें दिया गया है इंक्लूड है, डेट्स वाई इनकरेक्ट है। डेट्स वाई 1 and 3, तो सी ऑप्शन है। 98 मूव करते हैं कि सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस और रिमूव और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट बाय इंक्वायरी इन विच उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे हैं, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो सुने अपनी हियरिंग्स को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेफगार्ड ऑफ होल्डिंग एन इंक्वायरी इज नॉट अवेलेबल टू द सिविल सर्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इसमें निकल गया है कि इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज ऑन अ ग्राउंड ऑफ कंडक्ट। सेकेंड, अगर जो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर सेटिस्फाई है कि नेसेसरी नहीं है कि कोई भी इंक्वायरी होल्ड करना। इफ़ अ क्वेश्चन ऑन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लियरली इसका आंसर होता है सी, दोनों ही करेक्ट है कि जब सिविल सर्वेंट जो होता है डिसमिस और रिमूव और रिड्यूस इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ टू बी लीड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ सिविल चार्ज, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको मार्क करके रखना है, जो आप रिपीटेटिव रिवीजन भी करेंगे। नेक्स्ट इज 99 कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो आपके पास 5 सेकेंड है।
तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कन्फर्म किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, वो है तमिल जो 2004 में किया गया था, तो ऑप्शन हो जाता है 1 करेक्ट। संस्कृत को 2005 में किया गया था, तेलुगु को 2008 में किया गया था, कन्नड़ का किया गया था 2008 के अंदर, मलयालम 2013 एंड उड़िया इन 2014। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट मूव तो करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इसका फंक्शन है कि टू डिमार्क द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री इन स्टेट असेंबली। सेकेंड है जो ऑर्डर होते हैं कमीशन के आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब डिस्कस देखिए, ये 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली, कि फर्स्ट ऑप्शन है इसका। तो अगर डिस्कस करें कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है और बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया भी जिसको बोलते हैं, ये कमीशन जो है एस्टेब्लिश की गई थी भारत सरकार द्वारा अंडर द प्रोविजन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, और इसका फंक्शन है डिमार्केट करना बाउंड्रीज पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के हमारे कंट्री के अंदर। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है कि इसका जो ऑर्डर होते हैं सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है, बिकॉज जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक हाई पावर बॉडी है हुज ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ, और जिसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट के सामने। जो दिस ऑर्डर कम इन टू फोर्स ऑन अ डेट जो स्पेसिफाई करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और जिसके जो ऑर्डर की कॉपी है वो हाउस ऑफ द पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखी जाती है, बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल। जो ऑर्डर होते हैं डिलिमिटेशन के वो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट के अंदर, डेट वाई ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो गाइज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं कल डे 6 में विद आवर टेस्ट 6। तो आप प्लीज़ ये दिल लगा के पूरे टेस्ट सीरीज कंप्लीट कीजिए 100 टेस्ट की, और इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर बटन। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू।